फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं, मतलब सेम फ्लावर के एंथर से पोलंगिन निकले और सेम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे चलेगा, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज बाय ऑरस डिजिटल। मेरा नाम है अक्षत जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चलो शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो भैया ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही बॉडी से एक अपना जैसा इंडिविजुअल बना देता है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक ही पैरेंट इन्वॉल्व है, ना गैमेट बनेगा ना फॉर्मेशन होगा, तो जो पैरेंट बॉडी होगी वो ही डिवाइड होगी कई सारे हिस्सों में, यानी पैरेंट और बच्चा एकदम सेम होगा, इसलिए हम इनको बोलेंगे क्लोन है, आइडेंटिकल कॉपीज है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पैरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट बनेगा, उसका फ्यूजन होगा। गैमेट बनाने के लिए जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसका डीएनए का होगा कॉपी। कॉपी एक लंबी प्रोसेस है तो एरर आ सकता है, उस कारण आएगा वेरिएशन। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैरेंट और बच्चा डिफरेंट होता है, वेरिएशन लेके आता है, ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जैसे लाइफ प्रोसेस के बिना वो नहीं रह सकता। वो चारों एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, ये रहा पूरा का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करेंगे फिजन से। फिजन का मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टूटना, दो हिस्सों में, दो से ज्यादा हिस्सों में, दो हिस्सों में टूटा तो बाइनरी फिजन जो अमीबा और लिश्मेना दिखाता है। अगर दो से ज्यादा हिस्सों में टूट गया तो कौन दिखाएगा? प्लाज्मोडियम दिखाएगा। बडिंग की बात करें तो बडिंग में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे छोटा सा आउटग्रोथ आएगा जिसको बर्ड कहते हैं। ये बर्ड पैरेंट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता रहता है, छोटा छोटा धीमे धीमे साइज बढ़ेगा, मैच्योर होगा तो पैरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक नए इंडिविजुअल की तरह रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा की एक और बात सुनो, हाइड्रा रीजनरेशन भी करता है। रीजनरेशन की अगर बात करेंगे, अभी इन दोनों को भी समझते हैं। रीजनरेशन में क्या होगा? जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण टूट सकती है कई सारे पीसेस में, तो वो उस लॉस्ट बॉडी पार्ट को वापस से बना सकते हैं। ध्यान रखना, किसी और की वजह से टूटा है, खुद से नहीं टूटा है। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? एकदम ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं है, पर इसको क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें नंबर बढ़ रहा है इसलिए सेक्सुअल में रख दिया है, बॉडी से ही बढ़ रहा है इसलिए, गैमेट नहीं बन रहा है इसलिए यहाँ पे रख दिया है। अगर बात करें स्पोर फॉर्मेशन की तो ये दिखाएगा फंगस। कौन सा फंगस दिखा सकता है? हम बोलेंगे कि ये राइजोपस दिखा सकता है, यानी ब्रेड मोल्ड फंगस। यानी अगर मानसून का सीजन है, इसके स्पोर्स वहां पे प्रेजेंट है, इसको मॉइस्चर मिलेगा, खाने पे बैठेगा, स्पोर्स जर्मिनेट होगा, पूरा का पूरा हाइफा बनेगा, हाइफे से माइसलम बनेगा, एक ऊपर स्ट्रक्चर गया, उसके ऊपर स्पोरेंजियम बना, स्पोरेंजियम के अंदर बना स्पोर। जब स्पोर की अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो स्पोरेंजियम फटेगा, स्पोर्स लिबरेट होंगे और जहां जहां पे मॉइस्चर होगा, जहां जहां पे खाना होगा वहां पे ग्रो कर जाएगा, इस तरीके से फैलेगा। फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे तो हमारे पास एक एल्गी दिख रही है यहाँ पे, स्पाइरोगैरा। जब मैच्योरेशन करती है, धीमे धीमे ग्रो करती है, तो उसकी बॉडी कुछ पार्ट्स में टूट जाती है, उसको फ्रेगमेंट कहते हैं। अब ये फ्रेगमेंट अपनी बाकी की बॉडी बना लेते हैं, जो टूट गई है, जितना हिस्सा गायब हो गया उसको वापस बना लेते हैं, इसी को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अगला आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो क्या करेगा? अपने पुराने पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, नया प्लांट बना सकता है। उसमें हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो खुद से कर सकता है। अगर हम प्लांट की बॉडी का ही यूज करें, प्लांट के पार्ट का ही यूज करें तो नेचुरल जाएगा। लेकिन हम क्या करें? कुछ दूसरा तरीका लगा दें, मतलब हम मैकेनिकल चीजें यूज कर लें, जैसे टेप का यूज कर लिया, हमने अलग से कोई फर्टिलाइजर डाल दिया, अलग से हमने कोई स्ट्रिंग यूज कर ली, तो हम क्या करने वाले हैं? आर्टिफिशियल की तरफ जाएंगे। अगर नेचुरल की बात करेंगे तो रूट है, स्टेम है, लीफ है। आपने स्वीट पोटैटो लिया, उसके रूट को तोड़ा, मिट्टी में गाड़ दिया, पानी डाल दिया, वहां से पौधा उग गया, यह है नेचुरल प्रोपोगेशन बाय रूट। स्टेम का यूज कर रहे हैं, मतलब आपने आलू लिया, उसमें जब छोटी छोटी बड उग जाती है बारिश के मौसम में, हरी हरी सफेद सफेद, उसके साथ आलू को काट के मिट्टी में लगा दिया तो पौधा उग जाएगा। लीफ की बात करोगे तो आएगा ब्रायोफिलम, यानी वो जो पौधा है वो नीचे नीचे जमीन पे रहता है, क्रीपिंग स्टेज में रहता है, लेकिन उसको अगर गीली मिट्टी मिलेगी तो वहां से वो नया पौधा उगा सकता है अपने एजेस से, यानी वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये लीफ है, यहाँ से छोटे छोटे बर्ड्स आएंगे उसके मार्जिन से, ये है ब्रायोफिलम का एग्जांपल लीफ से। आर्टिफिशियल पे आओगे कटिंग में, तो आप किसी दोस्त के यहाँ गए, उसकी मम्मी ने वहां पे बहुत सारे रोज के पौधे लगा रखे हैं, आपने बोला मुझे भी रोज का पौधा चाहिए, तो आपने स्टेम कटवा ली, आप घर आए, उसको आपने मिट्टी में गाड़ दिया, तो स्टेम के नीचे से धीमे 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 रूट सूख जाएंगे, इसको बोलेंगे कटिंग मेथड। ग्राफ्टिंग में क्या होगा? दो अलग अलग रोज है, एक ही रोज है जो ब्लैक है, एक रोज है रेड, आपको चाहिए एक ही रोज के अंदर दोनों को दोनों कैरेक्टर्स आ गए, तो आपने दोनों को छोड़ दिया। जो मिट्टी में लगा रहेगा पहले से स्टेम, उसको बोलोगे स्टॉक, जो ऊपर रखोगे उसको बोलोगे सॉइन या स्काइन या सायन, ठीक है? अलग अलग तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हो, एक ये है और एक ये है, सायन बोल दो। इनको प्लेस किया एक दूसरे के ऊपर, टेप लगा दिया या मिट्टी लगा दिया या प्लेस किया, तो दोनों के कैरेक्टर्स एक ही फ्लावर में चले गए, इसको आपने बोला ग्राफ्टिंग। एंड लेयरिंग की बात करेंगे तो आपके पास जैस्मिन वाला पौधा है, उसकी जो ब्रांच सबसे लंबी है, नीचे वाली जो सबसे फ्लेक्सिबल है, उसको आपने मिट्टी में डाल के बाहर निकाल दिया,
सारी लीफ हटा दी, बस एंड वाली रख दी। अब उसमें जैसी लीफ की ज्यादा ग्रोथ हो गया, समझ जाओगे नीचे कहीं ना कहीं रूट बन गई है। मिट्टी छाट के देखोगे तो पता लग जाएगा, हाँ भैया रूट बन गई है, इसको बोलेंगे लेयर। उसको काट के अलग कर दिया, जो प्रोसेस चल रहा है वो रहेगा लेयरिंग प्रोसेस। तो अपना ये खत्म हुआ यहाँ पे। ये एग्जाम्पल्स हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प करता है ऐसे पौधे को उगाने में जिसमें सीड नहीं बनता। तो ये जो रेड से है इनमें सीड नहीं बनता, और ये ऐसे जिनको अपन अलग से भी उगा सकते हैं, इनमें सीड आता है। लेकिन अगर बात करें टिश्यू कल्चर की, जो एसेक्सुअल का ही एक टाइप है। टिश्यू कल्चर का मतलब आपके पास एक प्लांट है जिसमें ऊपर सबसे छोटी छोटी लीफ उग रही है, जहां पे एपिकल मेरिस्टेम है, उसको वहां से तोड़ा, एक आर्टिफिशियल मीडियम में रख दिया, सिंथेटिक मीडियम में रख दिया, वहां पे वो न्यूट्रिशन लेते लेते धीमे धीमे ग्रो कर जाएगा। तो टिश्यू कल्चर से आप नया पौधा उगा सकते हो, कम टाइम में, कम पैसे में, बिना किसी डिसीज वाला पौधा उगा सकते हो, ये फायदा है। अगर यहां से आगे बढ़ेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्या क्या स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो समझो। सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट बनेगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में। जैसे एंथर है, टेस्टिस है, ओवरी है, इनके अंदर गैमीट्स बनेंगे। फिर गैमीट्स निकलेंगे तो फर्टिलाइज होंगे, अगर फर्टिलाइज होंगे तो फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी होगा। अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा है भैया, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल्ड है, इसी को जाइगोट बोला। जाइगोट में आगे डेवलपमेंट होगा, डिवीजन होगा, तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से आगे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ये ही सारी चीजें अपन को आगे समझनी है। अब सबसे पहले फ्लावर समझते हैं, उसका स्ट्रक्चर, फिर पॉलिनेशन। अगर फ्लावर की बात करेंगे तो भैया रिप्रोडक्टिव यूनिट है। किस में मिलेगा, फ्लावरिंग प्लांट से मिलेगा, जिसको एंजियोस्पर्म कहते हो। फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स हैं, सबसे पहले उसके बेस में आता है रेसेप्टेकल, जिसको तुम लोग चाहो तो थैलेमस भी कह सकते हो। इसी के ऊपर पूरे के पूरे फ्लावर के पार्ट्स रेस्ट करेंगे। फिर आता है सेपल, जो ग्रीन है, साथ ही साथ लीफ लाइक है, ठीक है, लीफ लाइक है। साथ ही साथ उसके बाद रहेगा पेटल्स, जो कैसे हैं बेटा, कलरफुल है और अट्रैक्ट करते हैं किसको, पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स मतलब इस फ्लावर से पोलन्स को लेंगे, दूसरे फ्लावर पर डाल देंगे, जिस कारण पोलन वहां जाएगा, पोलन ट्यूब बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, अब आगे आएंगे तो अपन को मिलेगा स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल या पिस्टिल, जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमेन, उसमें एंथर और फिलामेंट है। एंथर अपने अंदर बनाएगा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर मिलेगा मेल गैमीट। तो पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, और पोलन ग्रेन के अंदर मिलेगा मेल गैमीट। ऐसे ही अगर अपन यहाँ पे जाएंगे कार्पल या पिस्टिल की तरफ, तो इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलेगा। स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग स्पॉट है पोलन ग्रेन्स के लिए, वहां पे वो रिसीव करता है। स्टिग्मा पे पोलन ट्यूब बनेगा, वो स्टाइल से पास होते 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 ओवरी तक जाएगा, कीमोट्रोपिज्म फॉलो करते हुए, और यहाँ पे नीचे आके गैमेट को रिलीज कर देगा ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक में, जिस कारण फर्टिलाइजेशन पूरा होगा। अगर कोई फ्लावर है जिसके पास सिर्फ या तो स्टेमन है या सिर्फ पिस्टिल है, या तो मेल पार्ट है या सिर्फ फीमेल पार्ट है, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल है पपाया या वाटरमेलन। लेकिन अगर कोई एक ऐसा फ्लावर है जिसके पास दोनों है, स्टेमन भी है और साथ में पिस्टल भी है, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे मस्टर्ड और हिबिस्कस। लेकिन अगर एक फ्लावर से जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, एक फ्लावर है उसके एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले, एयर की मदद से, किसी एनिमल की मदद से निकल गए, दूसरे फ्लावर की तरफ गए, तो हम बोलेंगे उसको पॉलिनेशन। दो टाइप के पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर में ही हो रहा है, मतलब सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकले और सेम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे चलेगा, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर एक फ्लावर है एक प्लांट पे, दूसरा फ्लावर है दूसरे प्लांट पे, एक है मेल फ्लावर एक है फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर के एंथर से निकला पोलन ग्रेन, वो गया फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो वहां पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना। चलो, ये रहे बेटा इसका डायग्राम, क्रॉस का और सेल्फ का ये रहा डायग्राम। आगे बढ़ते हैं अपन, आता है डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। ये अपने लिए बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोनों साइड यहाँ पे साइन बना दे रहा हूँ। समझ जाना, जब भी मैंने दोनों साइड साइन बना दिया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये रहा पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको तुम लोग अभी पिस्टल कहते हो। पिस्टल में तीन पार्ट थे, हमने देख लिया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा पे आया पोलन ग्रेन, उसमें बनी पोलन ट्यूब, यानी जर्मिनेट हो रहा है। पोलन ट्यूब नीचे जाती रहेगी कीमोट्रोपिज्म को फॉलो करते हुए। इसमें मेल जर्म सेल रहेंगे, कितने रहेंगे, दो रहेंगे, तभी डबल फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। ये रही पूरी पोलन ट्यूब। नीचे जा रही है कहाँ पे, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर कहाँ पे, इस एम्ब्रियो सैक में गया। किस में गया, एम्ब्रियो सैक में। पहले क्या खत्म होगा, ये खत्म हो गया, फिर ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएंगे तो स्पेस बन जाएगा। पोलन ट्यूब अंदर आएगी, पोलन ट्यूब अंदर आएगी तो एग सेल के साथ और इस पोलर न्यूक्लिया या पोलर बॉडी के साथ जुड़ेगा। अगर एग सेल के साथ जुड़ता है एक मेल गैमीट, तो अपन को मिलेगा जाइगोट। और अगर इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ता है एक दूसरा मेल गैमीट, तो अपन को मिलेगा एंडोस्पर्म।
और जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में। इससे पहले कि जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म बन चुका होगा, क्योंकि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की जरूरत पड़ती है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। अगर ये चीज पूरी सही तरीके से चली तो हमें ओवरी क्या बना के देगी, ओवरी बना के देगी फ्रूट, और ओव्यूल क्या बना के देगा, ओव्यूल बना के देगा सीड। ध्यान रखना एक ही जगह पे दो अलग अलग फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोला। अब यहाँ पे अगर हमें सीड मिल गया तो सीड में क्या क्या है भैया, अगर सीड जर्मिनेट करेगा तो हमें प्लूम्यूल और रेडिकल देगा, प्लूम्यूल से हमें फ्यूचर शूट मिलेगा, रेडिकल से फ्यूचर रूट मिलेगा। यहाँ पे जो कॉटिलिडन है उसके अंदर फूड स्टोर्ड है, यानी ये प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये अपना जर्मिनेटिंग सीड का एक डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से पूछा जाता है, इसलिए आराम से पढ़ना। आगे चलते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन मेल एंड फीमेल। ये रहा मेल का, ये रहा फीमेल का। चलो ध्यान दो, अगर मेल की बात करेंगे तो मेल में यहाँ पे टेस्टिस है, जो टेस्टिस है वो हेल्प करेगा स्पर्म प्रोडक्शन में। और इसको कौन कवर करके रखा है, कौन इसको कंटेन कर रहा है, स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस है। स्क्रोटम इसको टेम्परेचर दे देगा, बॉडी टेम्परेचर जो होता है उससे 2 से 3 डिग्री कम देगा ये अपन को, यानी अगर बॉडी टेम्परेचर 37 है तो 34 या 35 दे सकता है स्क्रोटम, क्योंकि इतना ही टेम्परेचर टेस्टिस को चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। अगर स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए तो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेंगे, वास डिफरेंस में जाएंगे, वास डिफरेंस इसको लेते हुए ऐसे कैरी करेगा, जाता रहेगा कहाँ पे, जहाँ पे सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है वहां पे। ये दोनों मिलकर इसमें सीमेन ऐड कर देंगे। सीमेन एक व्हाइटिश ग्रे फ्लूइड है जो इसको नरिशमेंट देगा। यहां से आगे कहाँ पे चला जाएगा बेटा, यूरेथ्रा पे। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है किसके लिए, जो यूरेटर से यूरिन आ रही है और जो सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू वास डिफरेंस से जो पूरा का पूरा स्पर्म आ रहा है, उसके लिए ये पूरा कॉमन पैसेज है। कौन, यूरेथ्रा। दो चीजों के लिए, यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज है। और पेनिस का एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, जो फीमेल बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करेगा। ये था पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। इनमें 2 ओवरीज होती हैं, एक इधर पे एक इधर पे। ऐसे ही मेल में ध्यान दो, मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं। फीमेल में भी 2 ओवरीज है, लेफ्ट एंड राइट में। चलो, ओवरी है, ओवरी ने अगर ओवम रिलीज किया तो उसको बोलेंगे ओवुलेशन, यानी इसका गैमेटोजेनेसिस। इधर पे स्पर्म था गैमेटोजेनेसिस के लिए। ओवरी से ओवम निकला, ऊपर जाएगा कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। अगर यहाँ बैठ गया मतलब ये उसकी साइट है फर्टिलाइजेशन की। क्लियर। इससे नीचे आएंगे, सामने साइड आएंगे तो यहाँ पे इनर लाइनिंग दिख रही है, ये रही, जो बहुत थिक एंड स्पॉन्जी होती है। अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इस स्पॉट पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम मर जाएगा, एग मर जाएगा, उस कारण इनर लाइनिंग फट जाती है, उस कारण ब्लीडिंग होती है, उसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, जो इस तरीके से कुछ दिखता है। ये देखो, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना था, नहीं हुआ, तो ये पूरी इनर लाइनिंग फट गई, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। यूट्रस शेड्स इज इनर लाइनिंग, उस कारण पूरा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड यानी ब्लड निकल गया। एक तो पूरा इनर लाइनिंग पूरा शेड होके गिर जाएगा, वो डेड ओवम भी निकल जाएगा, उसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। वापस आओ, देखो, फिर यहाँ पे यूट्रस है, यूट्रस के नीचे गए तो सर्विक्स और वेजाइना। अगर स्पर्म को एंटर करना है तो पहले वेजाइना क्रॉस करेगा, फिर सर्विक्स क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से धीमे 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 जाके यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होना चाहिए, देखो, फर्टिलाइजेशन होने के लिए पहले स्पर्म यहाँ से ट्रेवल किया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे ओविडक्ट के सेंटर में आ गया, यहाँ से ओवम रिलीज होके आ गया, दोनों फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बना, जो 2 एंड कंडीशन डिप्लॉयड होता है, आगे जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यहाँ कहीं पे जाके वो चिपक जाएगा इनर लाइनिंग में, जिसको अपन कहेंगे इम्प्लांटेशन। इसके ऊपर अब एक प्लासेंटा डेवलप हो जाएगी, जो मदर ब्लड और बच्चे के ब्लड को सेपरेट करेगा, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करवाने में हेल्प करेगा थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर ये सब नहीं हो रहा होता तो ये चलता मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मैं आपको अभी समझा दिया। इससे अगर अपन आगे जाए तो आगे आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। भैया 2 लोगों की शादी हो गई है, लेकिन अभी वो इंटरकोर्स में है, लेकिन बच्चा नहीं करना चाहते या किसी तरह का डिसीज नहीं चाहते, तो क्या किया जाए, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बने हैं। किसके लिए, प्रेगनेंसी स्टॉप करने के लिए, स्पर्म को ओवम से मिलने के लिए, ओवुलेशन रोकने के लिए, फर्टिलाइज्ड एग को इम्प्लांट होने से रोकने के लिए। हमारे पास है फिजिकल बैरियर, सर्जिकल मेथड, केमिकल मेथड और आईयूसीडी। फिजिकल बैरियर की बात करें तो ये स्पर्म और ओवम को रुकने से या मिलने से रोकता है। कॉन्डम्स है या डायफ्राम कैप्स है, उनको पहना जाएगा, कॉन्डम्स को पेनिस पे पहना जाएगा, और जो डायफ्राम कैप्स है या सर्वाइकल कैप्स वो फीमेल बॉडी में इंसर्ट की जाएंगी। सर्जिकल मेथड की बात करेंगे तो सर्जिकल मेथड में वेसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी है। वेसेक्टोमी में जो वास्ट डिफरेंस है उसको ब्लॉक किया जाएगा, जिस कारण स्पर्म का फ्लो ना हो। साथ ही साथ जो ट्यूबेक्टोमी है उसमें फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाएगा कि स्पर्म अगर अंदर आता है तो वो ओवम तक ना जा पाए, इस तरीके से काम चलेगा। केमिकल मेथड में हम उनको देंगे कुछ ओरल पिल्स, जिस कारण बॉडी का हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि उसमें पूरा इनर लाइनिंग ही ब्रेक हो जाए तो एग फर्टिलाइज ना हो या एग रिलीज ना हो टाइम पे।
साथ ही साथ आईयूसीडी की बात करेंगे तो हम लूप या कॉपर टी का यूज करेंगे जो इस तरीके से दिखता है। इसमें कॉपर वायर लगे रहते हैं जो स्पर्म को फोड़ देता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन सही तरीके से नहीं होता। ऐसे अगर अपन आगे बढ़ रहे हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक टॉपिक आता है, उसके साथ कनेक्टेड है बेटा फीमेल फिटिसाइड। ऐसा बोला जाता है कुछ गांव में इंडिया के, भैया फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के लिए, कि भाई मेल हो रहा है या फीमेल हो रहा है। तो हम एक चीज बता देते हैं आपको कि भाई यहाँ पे फीमेल है, उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल है उसके पास एक एक्स और एक वाई है। मेल के पास अलग अलग क्रोमोसोम है, फीमेल के पास सेम है। तो फीमेल दोनों कंडीशन में अगर गैमेट बनाती है तो एक्स और एक्स ही बनाएगी, लेकिन अगर मेल बनाएगा तो एक्स और वाई बनाएगा। तो अगर मेल से एक्स आया और फीमेल से एक्स आया तो यहाँ पर एक्स और एक्स कंडीशन हो जाएगी, यानी फीमेल हो जाएगा। मेल से वाई आया, फीमेल से फिर से एक्स आया, तो एक्स और वाई यानी बॉय का कंडीशन होगा, यानी फादर रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के जेंडर के लिए, ना कि मदर। तो ये जो चीज है जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल इलीगल है। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि भैया फीमेल फिटिसाइड क्या है, तो ध्यान रखना कि भाई फीमेल फीटस को पहचान के मार दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि फीमेल की बॉडी में ही फीमेल आ रही है, वो जबरदस्ती कर रही है, उसकी ही गलती है, ऐसा माना जाता है, जबकि फादर की गलती है यहाँ पे। फिर आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। कौन कौन से डिसीजेस हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज ना किए जाए तो। एक होता है बेटा बैक्टीरियल, एक होता है वायरल। बैक्टीरियल की बात करोगे तो गोनोरिया है, स्निफिल्स है। अगर वायरल की बात करोगे तो वॉट्स है, एचआईवी एड्स है। दिसंबर 1 को एचआईवी डे भी माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो एनसीईआरटी की लाइन सुनो, सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिसीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ये रहा, तुम्हें अगर डिफाइन करना रहा तो पूरा का पूरा इसका एक पैराग्राफ। तो ये था बेटा अपना पूरा का पूरा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अपन आगे मिलेंगे ऐसे ही रैपिड रिवीजन में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक ध्यान रखना, एंड डू नॉट फियर, एज सर इज हियर। मिलते हैं अपन बाद में।